हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे देखेंगे हम। तो फर्स्ट टाइप का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो है इंक्लूजन कंपाउंड्स। ओके, अंतर्निहित यौगिक। तो बेसिकली अंतर्निहित यौगिक क्या होते हैं? अंतर्निहित यौगिकों में दो तरह के जो है वो कंपाउंड होते हैं, जिसमें एक तो होस्ट का काम करता है और दूसरा गेस्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं जो यहाँ पे होस्ट का काम करते हैं। जिस तरह से आप ये पार्ट देखेंगे इसका, तो ये क्या है? होस्ट है। ठीक है, ये कोई क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ये होस्ट का काम कर रहा है, मेजबान का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके कोई दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड आके इसमें इंसर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, वो भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाते हैं और इंसर्ट होने के बाद ये पूरा जो सिस्टम है वो एक कंपाउंड की तरह काम करने लगता है। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा? एक कंपाउंड कहलाएगा। हालांकि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, एक होस्ट है और एक गेस्ट है, पर जब होस्ट और गेस्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उस टाइम पे ये क्या कहलाता है? एक कंपाउंड की तरह काम करता है। और यही इसी तरह के जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है वो हमारे इंक्लूजन कंपाउंड या फिर नाम से ही पता चलता है अंतर्निहित यौगिक कहलाते हैं। अंतर्निहित यौगिक आगे जो है वो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। पहले अंतर्निहित यौगिक में हम पहला टाइप पढ़ेंगे यूरिया कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यूरिया कॉम्प्लेक्स में आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल अगर डायग्राम से दिखाऊं तो बुक में आपके होगा ये। ठीक है, तो यूरिया कॉम्प्लेक्स में ये पूरा जो चेन है, ठीक है, ये क्या है? यूरिया है। ओके, यूरिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ जो है बीच में एक कैविटी बन जाती है। जैसे ये यूरिया के मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक यूरिया का मॉलिक्यूल है, तो इस तरह से बहुत सारे यूरिया के मॉलिक्यूल्स मिलके इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं। और यह स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे बीच में एक कैविटी बनती है नली आकार की। इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होगा ऐसा, फिर उसके ऊपर एक और होगा। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, एक पूरा जो है वो पाइप बन जाता है। और ये पाइप का जो डायमीटर होता है वो 5 एंगस्ट्रम तक होता है। बीच में एक छेद बन जाता है और पाइप की तरह काम करता है, तो वो जो है वो 5 एंगस्ट्रम तक होता है उसकी कैविटी का साइज। ओके, तो यहाँ पे जो यूरिया है, ये जो यूरिया का जो स्ट्रक्चर बना है, ये यूरिया क्या काम करता है? ये यूरिया यहाँ पे होस्ट का काम करता है, मेजबान का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 5 एंगस्ट्रम की कैविटी बनी है, इसमें आके कोई गेस्ट आएगा, कोई गेस्ट कंपाउंड आएगा और यहाँ पे इसमें फिट हो जाएगा। अब इस कैविटी में वही कंपाउंड, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड आके फिट हो सकता है, या फिर वही किसी तरह का कंपाउंड या एटम या ग्रुप आके फिट हो सकता है जिसका साइज 5 एंगस्ट्रम या फिर उससे थोड़ा कम हो। ठीक है, तो उसी तरह के कंपाउंड यहाँ पे आके फिट हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं। तो वो कौन से कंपाउंड होंगे जो उस कैविटी में आके फिट होंगे? तो वो एल्केन्स होंगे, या फिर जो ये एल्केन्स है उनके लीनियर चेन युक्त डेरिवेटिव्स होंगे। यही जो एल्केन है इनके डेरिवेटिव हो सकते हैं, जिनकी क्या है? लीनियर चेन है। ठीक है, लीनियर चेन है, वो डेरिवेटिव यहाँ आके फिट हो सकते हैं उस कैविटी में। ओके, तो जब क्या होगा, यूरिया का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बीच में ये एल्केन आके फिट हो जाएगा, या फिर कोई लीनियर चेन एल्केन की आके फिट हो जाएगी, तो फिर ये कंबाइंडली एक कंपाउंड कहलाएगा और वो कहलाएगा ये यूरिया कंपाउंड, वो ये कहलाएगा यूरिया कॉम्प्लेक्स। सॉरी, ठीक है, यूरिया संकुल। तो ये है यूरिया संकुल, जो कि एक तरह का इंक्लूजन कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप का है थायोयूरिया कॉम्प्लेक्स। सेम ही है, यहाँ पे भी थायोयूरिया भी जो है एक तरह का सर्कल टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बीच में भी एक कैविटी बनती है। बिल्कुल जैसे यूरिया में 5 एंगस्ट्रम की कैविटी बनती है, वैसे थायोयूरिया में जो है ये 7 एंगस्ट्रम की कैविटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरिया कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड्स आके फिट हो रहे थे, जो गेस्ट आके फिट हो रहे थे, उसकी तुलना में कुछ बड़े कंपाउंड्स या फिर यौगिक जो है यहाँ पे आके फिट हो सकते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है यूरिया के कैविटी के साइज से थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एल्केन या फिर उनके लीनियर चेन आके फिट हो सकते थे, पर थायोयूरिया के केस में ब्रांच चेन भी आके फिट हो सकते हैं। लीनियर चेन का सीधा सा मतलब क्या है कि ये एक तरह का आपका लीनियर चेन कहलाता है। ठीक है, ये एक तरह का लीनियर चेन कहलाता है, पर जो थायोयूरिया है उसमें जो है लीनियर ना होकर के इसमें ब्रांच्ड एल्केन भी आके फिट हो सकते हैं।
कोई ब्रांच एल्केन भी आके यहाँ पे फिट हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है यूरिया की तुलना में बड़ा है। ठीक है, तो ब्रांच चेन एल्केन्स भी आके फिट हो सकते हैं। इसके अलावा साइक्लो एल्केन्स भी आके फिट हो सकते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं? ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये भी आके यहाँ पे फिट हो सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, ड्यूरिन है, 2-ब्रोमोइथेन है, ये सारे के सारे जो है थायोयूरिया के केस में गेस्ट का काम करते हैं, गेस्ट का काम करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, यही इंक्लूजन कंपाउंड का ही तीसरा पार्ट है स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ओके, स्टार्च जो है एक तरह का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। अब ये पॉलीसेकेराइड क्या करता है? ये पॉलीसेकेराइड्स मिलके एक नली टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। ये भी क्या बनाता है? एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और इसमें भी तरह तरह की साइज की कैविटीज होती है, जहां पे जाके क्या होता है? आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है वो जाके वहां फिट हो जाता है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है, और ये स्टार्च जो है वो यहाँ पे क्या करता है? ये यहाँ पे होस्ट का काम करता है, मेजबान का काम करता है। ठीक है, और ये होस्ट का काम करता है, और इस होस्ट में आके कौन रहेगा? कोई गेस्ट आएगा, और वो गेस्ट कौन होगा? यहाँ पे वो गेस्ट होगा आयोडीन। तो स्टार्च मिलके यहाँ पे एक कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और उसमें आके कोई आयोडीन के अणु फिट हो जाते हैं और अंतर्निहित कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थे तीनों टाइप आपके इंक्लूजन कंपाउंड के, राइट। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का है वो है लेयर्ड टाइप इंक्लूजन कंपाउंड। ओके, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो होस्ट होते हैं वो लेयर्ड फॉर्म में होते हैं। सारे के सारे जो भी होस्ट है यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूजन में, तो वो लेयर्ड फॉर्म में नहीं थे होस्ट। जितने भी थायोयूरिया है, यूरिया है, वो क्या है? लेयर्ड फॉर्म में नहीं है। पर यहाँ पे जो है लेयर्ड फॉर्म में होते हैं जो भी होस्ट, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्रिस्टलाइन कंपाउंड होस्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो वो लेयर टाइप के कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? वो कोलिक एसिड और साइक्लोडेक्स्ट्रीन वगैरह कंपाउंड जो है वो लेयर्स फॉर्म में होते हैं, और वो जो है लेयर टाइप इंक्लूजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि होस्ट अगर लेयर फॉर्म में है, जो कोलिक एसिड या साइक्लोडेक्स्ट्रीन हो सकता है, तो वहां पे इन दोनों होस्ट के लिए गेस्ट का काम कौन करेगा? ठीक है, तो अगर आपका कंपाउंड या फिर आपका होस्ट जो है वो कोलिक एसिड है, ठीक है, तो वहां पे गेस्ट के रूप में सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गेस्ट की फॉर्म में वहां पे यूज में आ सकते हैं। तो ये होस्ट और गेस्ट मिलके यहाँ पे लेयर टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या होता है? एक के ऊपर एक लेयर जो है वो बिछती है, और उसके बीच में जो कैविटी होती है वहां पे जाके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फिट हो जाता है गेस्ट की तरह। ओके, और फिर वो कंबाइनली जो है कहलाता है आपका लेयर टाइप इंक्लूजन कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोलिक एसिड लिया जाता है वो हमेशा डीऑक्सीकोलिक एसिड लिया जाता है। वो डीऑक्सी फॉर्म में रहता है यहाँ पे कोलिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो सेकेंड टाइप का होस्ट है साइक्लोडेक्स्ट्रीन। ओके, साइक्लोडेक्स्ट्रीन में जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि साइक्लोडेक्स्ट्रीन की स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसी होती है? हेक्सागोनल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये कितने टाइप के हो सकते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रीन? यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा, बीटा और गामा टाइप की साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पे। ओके, अब इन साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स में क्या होता है? गेस्ट कौन होगा? यहाँ पे सारे के सारे आप नहीं कह सकते कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है यहाँ पे गेस्ट की तरह यूज में लिए जा सकते हैं। कुछ जो है कंपाउंड्स जो है गेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे यूज में लेते हैं, जैसे कि जो भी हेलोजेंस होते हैं आपके, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, वो सारे हेलोजेंस जो है वो यहाँ पे गैस की फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं। उसके अलावा जो लिपिडिक एसिड्स होते हैं वो भी यहाँ पे गैस की फॉर्म में यूज में आएंगे। इसके अलावा जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर अमाइलेज है, रिड्यूस्ड डेक्स्ट्रीन्स है, आयोडीन है, वो सारे के सारे जो है वो साइक्लोडेक्स्ट्रीन में गेस्ट की फॉर्म में यूज में आते हैं। ओके, इससे पहले मैंने बताया कि ये जो हमारा होस्ट है साइक्लोडेक्स्ट्रीन वो 3 टाइप का होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लू, मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लू कि अगर मैंने एक गेस्ट लिया है ब्रोमोबेंजीन, ओके,
ब्रोमोबेंजीन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अगर ये मैंने एक गेस्ट लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है गेस्ट का, अब इस गेस्ट को क्या करना है, इन तीनों होस्ट में अगर आप सेट करना चाहो और इनके साथ जो है वो कंपाउंड फॉर्मेशन करना चाहो तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ कहने की बात यह है कि नहीं, सबके साथ जो है वो ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बेसिकली अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ ब्रोमोबेंजीन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल जो भी ये साइक्लोडेक्स्ट्रीन है, इसके बीच में जो कैविटी बनेगी लेयर फॉर्म की, जो भी लेयर्स रहेगी, ठीक है, एक के ऊपर एक जो भी लेयर्स रहेगी, उनके बीच में जो कैविटीज बनेगी, वहां पे वो कैविटी इतनी छोटी होती है कि ब्रोमोबेंजीन उसमें फिट नहीं होता है। ओके, उस वजह से क्या होता है यहाँ पे कि अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ ब्रोमोबेंजीन कंपाउंड नहीं बनाएगा, पर बीटा और गामा के साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ ब्रोमोबेंजीन कंपाउंड बना देता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी कैविटी होती है वो होती है 8 to 10 एंगस्ट्रम, जो कि ब्रोमोबेंजीन को फिट कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये था कुछ लेयर टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कंपाउंड वो है हमारा क्लेथरेट्स। ओके, अब बेसिकली क्लेथरेट्स को जो है आप केज इंक्लूजन कंपाउंड भी कह सकते हैं और इसके अलावा क्विनोल क्लेथरेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपाउंड जो है वो अलग अलग नलिकाओं के रूप में होते हैं। जो भी कंपाउंड होते हैं यहाँ पे वो जो है नली की फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं फिर, वो पूरी तरह से यहाँ पे केज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, ये क्विनोल क्लेथरेट है, यहाँ पे ये जो है OH लगा हुआ है, पर ये सारे के सारे आपने 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हैं। ये इसको आप पीछे की तरफ मानो, ये साइड में, ये इस तरह। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ बीच में एक जो है वो क्या बन गई है, रिंग बन गई है, और इस तरह से बहुत सारी रिंग्स यहाँ पे बनती जाती है और यहाँ पे जो है इस तरह से एक केज का फॉर्मेशन हो जाता है। एक आप कह सके कि जाल, एकदम से जाल टाइप बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, केज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लेथरेट्स को इंक्लूजन कंपाउंड्स की भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग नलिकाओं की तरह बनते हैं और पूरी तरह से बंद स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे केज भी कहते हैं, या पिंजरा या पंजर इंक्लूजन कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका क्विनोल क्लेथरेट का। ओके, यहाँ पे ग्रुप्स लगे होते हैं। ओके, अब ये जो कैविटी बीच में बनी है ना, ये तो आपका होस्ट है, इसने एक नली की फॉर्म में बनाया और पूरा केज यहाँ पे बंद टाइप हो गया, ठीक है, तो ये तो होस्ट है। अब ये जो बीच में कैविटी बनी है, यहाँ पे जाके कोई गेस्ट जो है वो एंटर करेगा और उस गेस्ट के एंटर करने के बाद जो है वो हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। तो गेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे SO2 हो गया, CH3OH हो गया, तो ये जितने भी कंपाउंड है CH3, CN, C2H4, C2H4 और फॉर्मिक एसिड वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स है या फिर एटम या फिर किसी तरह की गैस जो है वो यहाँ पे गेस्ट की फॉर्म में एंटर करती है और क्लेथरेट्स का फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले व्हीलर नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1849 में जो है हाइड्रोक्विनोन का H2S के साथ क्लेथरेट फॉर्मेशन करवाया था, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन का H2S के साथ जो पहला क्लेथरेट बनाया था व्हीलर ने, 1849 में व्हीलर ने बनाया था इन दोनों का, ठीक है। इसके अलावा HM पॉवेल जो है साइंटिस्ट था, उसने हाइड्रोक्विनोन और फिनोल का क्लेथरेट बनाया था, जिसे हम कंबाइनली जो है क्विनोल भी कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन और फिनोल का क्लेथरेट जिसे हम क्विनोल भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है कि हाइड्रोक्विनोन जो है वो कभी भी मिथाइल अल्कोहल और आर्गन के साथ हमेशा जो है ये क्लेथरेट का फॉर्मेशन कर देता है, पर इथाइल अल्कोहल और हीलियम के साथ नहीं करता है। मिथाइल और आर्गन के साथ इसलिए करता है कि हाइड्रोक्विनोन के केस में जो भी बीच में कैविटी बनती है वहां पे मिथाइल अल्कोहल और आर्गन जो है आसानी से फिट हो सकते हैं,
पर इथाइल अल्कोहल अपने बड़े साइज के कारण फिट नहीं हो पाता है, और हीलियम अपने बहुत छोटे साइज के कारण यहाँ पे पूरी तरह से फिट, आप कह सकते हो कि अच्छे से कंपाउंड नहीं बना सकता। तो इथाइल अल्कोहल हीलियम जो है वो हाइड्रोक्विनोन के साथ कभी कंपाउंड नहीं बनाता है क्लेथरेट। मिथाइल और आर्गन जो है बहुत आसानी से क्लेथरेट कंपाउंड बना देता है हाइड्रोक्विनोन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखें तो इसी तरह के क्लेथरेट्स कंपाउंड, यहाँ तो हमने सिर्फ क्विनोल को जो है, क्विनोल और हाइड्रोक्विनोन को, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे होस्ट कौन है, क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन होते हैं, ठीक है। पर इसके अलावा भी क्लेथरेट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है कुछ ऐसे, जैसे कि अगर हम H2O के 6 मॉलिक्यूल ले और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा के केज का फॉर्मेशन करा दे, ठीक है। H2O के 6 मॉलिक्यूल ले हम और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा के केज का फॉर्मेशन करा दे, तो उस केज के बीच में जो कैविटी बनेगी वहां पे हम क्या करेंगे, क्लोरीन, प्रोपेन या मिथाइल आयोडाइड को फिट करा के अगेन जो है क्लेथरेट कंपाउंड का फॉर्मेशन वहां पे किया जा सकता है, ठीक है। पर ये जो क्लेथरेट कंपाउंड है, ये जो H2O के साथ बनाएंगे क्लोरीन, प्रोपेन और मिथाइल आयोडाइड का, ये निम्न टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर रूम टेम्परेचर पर आते हैं हम तो यहाँ पे ये अपघटित हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बना तो सकते हैं पर ये रूम टेम्परेचर पर जो है यूजफुल नहीं है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पे अगर दे हम, तो यहाँ पे कहे कि क्लेथरेट्स और जो इंक्लूजन कंपाउंड्स है, एक चीज याद रखना, ये जो क्लेथरेट्स है, ओके, और जो इंक्लूजन कंपाउंड्स है, अंतर्निहित कंपाउंड्स है, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। इंक्लूजन कंपाउंड और क्लेथरेट्स का जो स्ट्रक्चर है या जो प्रॉपर्टी है लगभग एक जैसे ही होते हैं ये, ओके। और एक और एग्जांपल है कि हाइड्रोक्विनोन का उत्कृष्ट गैस के साथ उच्च ताप पर क्रिस्टलीकरण करने पर क्विनोल उत्कृष्ट गैस के साथ भी क्लेथरेट्स बना देता है, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन यानी कि आप हाइड्रोक्विनोन का किसी भी उत्कृष्ट गैस के साथ, बताया ही है मैंने कि आर्गन के साथ अगर आप उच्च दाब पर क्रिस्टलीकरण कराए तो क्विनोल जो है वो क्विनोल जो है वो गैस के साथ क्लेथरेट्स का फॉर्मेशन कर देता है, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि इन क्लेथरेट्स का यूज कहाँ होता है। बनाना काफी नहीं है, ठीक है, उनका यूज भी तो होना चाहिए, नहीं तो क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पे इन क्लेथरेट्स का यूज कहाँ होता है और कहाँ कहाँ पे हमें क्लेथरेट्स बनते हुए दिखते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। तो यहाँ पे हम कहे कि पहला यूज तो है, या पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है कि डिफरेंशिएट करता है। एक मिक्सचर दिया हुआ है मान लो आपको, ठीक है, उनमें बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलाए हुए हैं। मान लो कि एक एग्जांपल लूं मैं कि कुछ ब्रांच्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या फिर ब्रांच्ड एल्केन है, ठीक है, और कुछ जो है वो लीनियर एल्केन्स है, कुछ ब्रांच्ड है और कुछ लीनियर एल्केन्स यहाँ पे मिश्रण में है इसमें। अब आप इसमें क्या डाल दे, कोई यूरिया डाल दे, आप इसमें क्या डाल दे, यूरिया डाल दे, ठीक है। यूरिया क्या करता है यहाँ पे, यूरिया जो है वो लीनियर के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और ब्रांच्ड को इस मिक्सचर में एज इट इज छोड़ देता है, ठीक है। तो अब हमें क्या, ये इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, देखो ब्रांच्ड एल्केन्स होते हैं वो बहुत अच्छे ईंधन की तरह काम में लिए जाते हैं, ठीक है। जो मोटर ईंधन होते हैं, ठीक है, फ्यूल होते हैं, मोटर फ्यूल होते हैं, वो बहुत अच्छे मोटर फ्यूल्स के लिए जो ब्रांच्ड एल्केन्स होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें ब्रांच भी है, लीनियर भी है। अब लीनियर हमारे काम का नहीं है क्योंकि लीनियर जो है वो अच्छा कह सकते हो कि अच्छा फ्यूल नहीं है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें इसमें से लीनियर एल्केन्स को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इसमें यूरिया डाल दो, यूरिया क्या करेगा, इस लीनियर के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यहाँ पे ये लीनियर तो यूरिया के साथ चला गया और पीछे क्या बचा, सिर्फ ब्रांच बचा। तो अब हमें प्योर ब्रांच्ड कॉम्प्लेक्स मिल गया है जो कि आगे मोटर ईंधन के लिए यूज में लिया जा सकता है और बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो इस तरह से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी मिक्सचर में दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम क्लेथरेट्स का यूज
करते हैं। इसके बाद जो है एक्यूमुलेशन और स्टोरेज ऑफ मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर को स्टोर करने के लिए या फिर उसे एक जगह एकत्रित करने के लिए भी हम क्लेथरेट्स का उपयोग करते हैं। अब स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि ओलिक एसिड जो है वो नेचर में जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, फटाफट से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ओलिक एसिड स्टेबल रहे उसके लिए जरूरी है कि हम जो है ओलिक एसिड का क्लेथरेट फॉर्मेशन कर दे। जब ये ओलिक एसिड यूरिया के साथ क्रिस्टलीकृत कर देते हैं हम इसको, और यूरिया के साथ ये क्लेथरेट का फॉर्मेशन कर देता है, तो फिर ये ओलिक एसिड इजीली ऑक्सीकृत नहीं होता है, और जब हमें इसकी जरूरत हो हम यूज में ले सकते हैं। पर फ्री फॉर्म में ये नेचर में या फिर आप कहे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीकृत हो जाता है जल्दी से, ठीक है। तो उस ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसका यूरिया के साथ क्लेथरेट फॉर्मेशन करते हैं, जिससे इसको बचाया जा सकता है। या फिर एक तरह से कहे कि ओलिक एसिड को यूरिया के साथ स्टोरेज करके रखा जाता है क्लेथरेट की फॉर्म में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है कि कुछ विटामिन है, ठीक है, विटामिन ए है और बहुत सारे विटामिन है, उनको भी हम कोलेइक एसिड या साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ जो है क्लेथरेट फॉर्मेशन करके स्टोर कर सकते हैं। क्या कुछ विटामिन है, विटामिन ए लाइक कंपाउंड्स, उनको हम क्या करते हैं कोलिक एसिड या फिर साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ क्लेथरेट्स का फॉर्मेशन करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये विटामिन भी जो है वो नेचर में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, फ्री फॉर्म में रहेंगे तो नेचर में ये ऑक्सीकृत हो जाएंगे, क्योंकि ये असंतृप्त कंपाउंड होते हैं और शुद्ध अवस्था में ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इनको भी जो है स्टोर करने के लिए हमें क्लेथरेट की फॉर्म में रखना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, ओके। एक मैटर का, कोई भी मैटर है वो कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, किसी भी तरह का बायोलॉजिकल कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में भी क्लेथरेट्स का यूज है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, आंत है, इंटेस्टाइन है, ओके। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी आपने खाया है वो जा रहा है, पर जो भी आपने मान लो कुछ लिपिड्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, ओके, कुछ एसिड्स भी आपके इंटेस्टाइन में जनरेट हो रहे हैं, तो अब वहां से क्या होता है कि बॉडी में ये एसिड लिपिड्स वगैरह पहुंचाने के लिए, मसल्स के लिए यूज में है, ठीक है, तो लिपिड्स वगैरह पहुंचाने के लिए ये डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, इनको भी जो है क्लेथरेट फॉर्म में पहुंचाया जाता है। एसिमिलेशन क्रिया द्वारा क्लेथरेट फॉर्म में ये पहुंचते हैं। तो जो भी पित्त अम्ल आपके इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं वो उन वसीय अम्लों के साथ या लिपिडिक एसिड के साथ अंतर्निहित कंपाउंड या इंक्लूजन कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं, और वो इंक्लूजन कंपाउंड जो है हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू अवशोषित हो जाते हैं, उनका अब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर वहां से वो मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मैटर्स का ट्रांसपोर्टेशन में भी इंक्लूजन कंपाउंड्स या क्लेथरेट्स का यूज बहुत वाइटल है, ओके। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ओके। अब यहाँ पे बात करें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की, तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके, ठीक है, दो कंपाउंड लेते हैं आप कोई, और दोनों ही कंपाउंड जो है वो 1:1 के रेशियो में लेते हैं। अब ये दोनों कंपाउंड जो है वो अलग अलग है। एक तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, डोनेटिंग कंपाउंड होगा। एक कंपाउंड तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और दूसरा कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड होगा। क्लियर। हमेशा 1:1 के रेशियो में हम लेते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या फिर आप यहाँ पे लिख दो EAC, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। दो तरह के यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और उस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन लेंगे, उस दौरान यहाँ पे जो है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या फिर इस बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड। क्या बनते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड,
या फिर चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट नहीं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं या फिर चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, अब जब यहाँ पे और इस चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों स्पीशीज यहाँ पे यूज हो रही है तो हम इसे इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, जो भी दो कंपाउंड यहाँ पे यूज किए जाते हैं उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर हमेशा इंटेंस होता है उन दोनों के कंपैरिजन में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है बेंजोक्विनोन, यहाँ पर ये है बेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजोक्विनोन लिया है और बेंजोक्विनोन जो है यहाँ पे येलो कलर में है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है हाइड्रोक्विनोन के साथ, हाइड्रोक्विनोन जो कि व्हाइट फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो बेंजोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हाइड्रोक्विनोन में। ओके, बेंजोक्विनोन से कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हाइड्रोक्विनोन में, और ट्रांसफर होने के बाद जो है ये एक चार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना देता है, सॉरी, ठीक है, और वो बनता है हमारा क्वीन हाइड्रोन। क्या बनता है इन दोनों के रिएक्शन से? क्वीन हाइड्रोन। अब इसका कलर तो येलो था, इसका था व्हाइट, बट इसका जो है वो इंटेंस ग्रीन कलर का होता है। क्वीन हाइड्रोन जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना है, वो इंटेंस ग्रीन कलर का होता है, तो गहरा कलर आता है बेसिकली प्रोडक्ट का चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में उसके रिएक्टेंट की तुलना में। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ले तो ये है आपका नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बेसिकली व्हाइट कलर का होता है, लैब में देखा है आपने, ठीक है। उसके बाद नेफ्थलीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं पिक्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन जो कि किस कलर में है? येलो कलर में है। नेफ्थलीन से चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होता है पिक्रिक एसिड में, तो उस वजह से यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो बनता है नेफ्थलीन पिक्रेट। ओके, और ये नेफ्थलीन पिक्रेट जो है वो डार्क रेड कलर का होता है। नेफ्थलीन पिक्रेट क्या होता है? डार्क रेड कलर का होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स जो भी बनेगा वो हमेशा अपने रिएक्टेंट्स की तुलना में इंटेंस कलर के साथ बनता है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको बुक से कि ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है, और ये सारे जो कंपाउंड है ये तो सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही है, और ये सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ओके, तो ये आपस में जो है वो क्या बनाते हैं? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं आपकी बुक में, इन्हें देखना, कंसेप्ट सेम है। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी चार्ज जो है ट्रांसफर होगा बेंजीन से इस टेट्रासाइनो एथीन में, और यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से जो है वो क्या होगा? ये आपका मेसिटिलीन है और ये आपका ट्राइनाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ पे भी मेसिटिलीन से जो है वो ट्राइनाइट्रोबेंजीन में चार्ज ट्रांसफर होगा और यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये जो CN का जो नेचर होता है ना वो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यहाँ तो इसके पास तो कमी है, इसके पास कोई कमी नहीं है तो ये दे सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये CH3 का नेचर क्या होता है? +I होता है, ये तो इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो इसके पास कोई कमी नहीं है, पर ये NO2 का नेचर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन खींचता है बाहर की तरफ, तो ये बेंजीन रिंग में यहाँ कमी आ जाती है, जिस वजह से इस पर तो डेंसिटी ज्यादा है, इस पे कम हो गई तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ग्रुप पर काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये Ag है और ये हमारा कोई इथिलीन है, ठीक है, कोई एल्कीन है यहाँ पे, सॉरी इथिलीन तो नहीं है, एल्कीन है कोई यहाँ पे। अब एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? Ag+ के साथ, तो Ag+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ट्रांसफर कहाँ से होंगे इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे Ag को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से यहाँ पे जो है ये पेंटाडाइईन है और यहाँ पे जो है आयरन है। बेसिकली यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है ये भी,
ठीक है। पर ये एक तरह का सैंडविच कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, ओके, एक तरह का सैंडविच। ये दो जो है पेंटाडाइन हमने लिए हैं, दोनों पेंटाडाइन एक के ऊपर एक होते हैं और बीच में जो कैविटी बनती है वहां पे आयरन होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरह से होता है। क्लियर ये? तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो ऑर्गेनिक में इनका वाइटल यूज है इनका भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ओके, थैंक यू।